जी पूछिए। और मैंने कहा जो आपका जो कार्यक्रम है, ये अभियान है, तो इसके मुद्दे क्या हैं और फिर इसके किसी उद्देश्य क्या है? अभियान के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, बिहार में जो समस्या है, जो बदहाली है, पिछड़ापन है, गरीबी है, उन मुद्दों के पीछे जो सबसे मूल वजह है वो ये है कि यहाँ के लोग जो इस गरीबी से, पिछड़ापन से, भुखमरी से, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वो लोग जब वोट करने जाते हैं तो अपने मुद्दों को छोड़कर, अपने बच्चों के मुद्दों को छोड़कर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू को वोट देते हैं। तो पहला उद्देश्य ये है कि समाज में जाकर लोगों को ये बताया जाए, समझाया जाए कि भाई जब तक आप अपने लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सजग नहीं होंगे, उसके लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधरने वाला नहीं है। दूसरा उद्देश्य ये है कि बिहार में लोगों का ऐसा मानना है, बहुतेरे लोगों का, कि यहाँ पर विकल्प नहीं है। विकल्प के अभाव में आपको कई बार ऐसे लोगों को, ऐसे दलों को वोट देना पड़ता है जिसको आप वोट नहीं देना चाहते हैं। तो दूसरा उद्देश्य है कि अगर लोग तैयार हो जाएं, लोग समझते हैं कि नहीं भाई पढ़ाई पर, बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, तो विकल्प के अभाव में उन्हें गलत लोगों को वोट ना करना पड़े, इसलिए समाज की मदद से लोगों को मिलाकर, एक साथ बैठाकर एक नया दल, नया विकल्प बनाया जाए, ताकि लोगों को मजबूरी में किसी ऐसे दल को, नेता को वोट न देना पड़े जिसको वो देते रहें। तीसरा उद्देश्य ये है कि बिहार के हर पंचायत का अगले 10 साल के विकास का एक योजना बनाया जाए, ताकि हर पंचायत को अगले 10 वर्ष में कैसे विकसित किया जाए, इसका एक जमीनी खाका बनाकर जनता के सामने रखा जाए। विकास के इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में, इस डॉक्यूमेंट में 3 महत्वपूर्ण बातों पर जो ध्यान है कि हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसी बनाई जाए, 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाए, और साथ ही जो पंचायत के स्तर पर खेती होती है उसको कमाई वाला खेती कैसे बनाया जाए। तो पदयात्रा के 3 उद्देश्य हैं। समाज में जन जागृति, चेतना फैलाना, बताना कि आप जाति, धर्म, नाली गली, पैसे रुपए, मंदिर मस्जिद को छोड़कर अपने और अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। दूसरा उद्देश्य है बिहार में समाज के लोगों को साथ में लेकर एक नया विकल्प, नया दल बनाना। और तीसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोग समझ जाएं, नया दल बन जाए, उसको चुनकर ला भी दें, तो उन चुने हुए लोगों के पास बिहार के विकास के लिए एक सोची समझी जमीन से बनाई गई योजना हो, ताकि अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा सके। आप अपने पदयात्रा में कितने प्रतिशत तक सफलता हासिल की है? नहीं, पदयात्रा में आप सोच के आए होंगे, सोच के कदम उठाए होंगे, उसको कितने प्रतिशत इसका कोई पैमाना तो है नहीं। पदयात्रा का जहाँ तक ये सवाल है, जो पहला उद्देश्य है कि कितने लोग इसको जान रहे हैं, कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो इसका कोई पैमाना तो है नहीं। हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है ये बताने का कि कोई पैमाना नहीं है, लेकिन आप कोई पैमाना, मैं आ रहा हूँ, कोई पैमाना नहीं है कि मैं बता दूं कि कितना इस बात को लोग समझ रहे हैं या जुड़ रहे हैं। जहाँ तक दूसरा, लोगों के समझ के बाद लोगों को जो इस पर करना है, हम लोगों ने जब पदयात्रा शुरू की थी तो ये अनुमान था कि हर प्रखंड से कम 20 ऐसे व्यक्तियों को हम लोग जरूर ढूंढ कर निकालेंगे जो इस परिकल्पना से जुड़कर इस नई व्यवस्था को बनाना चाहता है। अभी तक का अनुभव ये है कि हर प्रखंड से 2000 से 2500 लोग इस परिकल्पना से, इस व्यवस्था से जुड़ रहे हैं। तो उस नज़रिए से आप कह सकते हैं कि जितना सोच कर आए थे उससे करीब 10 गुना या 15 गुना लोगों का, उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्स है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में इसकी कितनी समझ है, समाज इस पर किस तरह से रिएक्ट करता है, ये तो आप पत्रकार हैं या जो यहाँ पर समाज राजनीति में रहते हैं लोग, उनके लिए टिप्पणी का विषय है। मेरे लिए तो बस इतना ही है कि मैं जो काम को करने निकला हूँ, इसको काम को करूँ। लोग आ रहे हैं, लोग अपनी बात सुनते हैं, सुनने के बाद जो कह के जाते हैं उसको मैं देख रहा हूँ। लेकिन वो कहने के बाद कल क्या करेंगे, इसका पैमाना, इस तरह की कोई दूरदृष्टि हमारे पास है नहीं कि हम बता दें कि लोग सुनने के बाद कल होकर क्या करेंगे।
आज जो लोग जुड़ रहे हैं वो संख्या मैंने आपको बताई। पदयात्रा शुरू होने से पहले लक्ष्य था हर प्रखंड से 20 आदमी, अभी वो संख्या है 2000-2500। नहीं, अभी आपने कहा है जो लोगों के पास विकल्प नहीं है और आप विकल्प देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास हम क्या विकल्प योजना- इसके पास क्या योजना है? हम विकल्प नहीं देना चाहते। हम लोगों की मदद करना चाहते लोगों को हैं विकल्प चाहिए तो फिर कि आप विकल्प बना सकते हैं। आप उस बात को समझिए। हम दल नहीं बना रहे हैं। अगर हमें दल बनाना होता तो उसके लिए बिहार भर में घूमने की जरूरत क्या है। बिहार में 50% से ज़्यादा लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार में नई व्यवस्था, नया दल, नया विकल्प होना चाहिए, लेकिन वो विकल्प किसका हो, उसको कैसे बनाया जाए, उस पर मत है। लोग संभव है कि लोग कहते हैं किसी व्यक्ति को बनाना चाहिए। हमारी अपनी सोच है कि अगर बिहार में 50% से ज़्यादा आदमी ये कह रहा है कि आरजेडी, जदयू, भाजपा से अलग हटकर कोई नया दल, नया विकल्प बनना चाहिए, तो जो लोग ये कह रहे हैं हम उनको ये सुझाव दे रहे हैं कि भाई आप लोग मिलकर विकल्प बनाइए, हम उसमें आपकी मदद करेंगे। लोग कहते हैं जो बीजेपी, आरजेडी और जदयू के विकल्प में, जदयू के विरोध में आप अलग जगाने का काम कर रहे हैं, क्या ऐसा है? नहीं, हम बिहार में गरीबी के खिलाफ, पिछड़ापन के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, पलायन के खिलाफ अलग जगा रहे हैं। मेरा किसी व्यक्ति या दल से कोई विरोध नहीं है। अगर आपने पदयात्रा के दौरान मेरे भाषणों को सुना होगा, जो मैं लोगों से बात करता हूँ, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि आप किसको वोट दीजिए, किसको मत दीजिए। मेरा तो एक पंक्ति का संदेश बस इतना है कि वोट आपको जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देश के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को देने के बजाय वोट आप अपने समस्याओं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा तो सुधरेगा। महात्मा गांधी पदयात्रा किए थे देश को आजाद करने के लिए, आप ये पदयात्रा कर रहे हैं किसके लिए? महात्मा गांधी ने देश की पदयात्रा नहीं की थी। महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था। ऐसे गांव देहात में लोग ऐसा समझते हैं कि महात्मा गांधी ने देश की पदयात्रा की थी। महात्मा गांधी ने देश का भ्रमण किया था, पदयात्रा नहीं की थी। वो बहुत बड़े लोग थे, हम बहुत छोटे आदमी हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार की मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है, हम यहीं के रहने वाले हैं। भगवान ने हमको जो थोड़ी बहुत सलाहियत, समझ, संसाधन, व्यवस्था दिया है, तो मेरी ये जिम्मेवारी है कि इस मिट्टी के होने के नाते मैं अपनी ओर से बिहार को सुधारने के लिए, समाज को जगाने के लिए कुछ प्रयास करूं। वो प्रयास हम कर रहे हैं। अब उस प्रयास का क्या असर होगा, कैसे इसकी परिणति होगी, ये मुझे इतनी समझ नहीं है। मुझे इतनी समझ है कि मुझे इस काम को करना है और बिहार में इसको किया जा सकता है, और इसको किए बगैर मैं पीछे हटने वाला नहीं। मधुबनी जिला की जनता आपसे ये पूछना चाहती है कि आज से कुछ दिन पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन नंबर 2 यहाँ आया था और वापस चला गया, सरकार जमीन मुहैया नहीं करा सकती। देखिए, ऐसा है, केंद्रीय विद्यालय मधुबनी में क्या समस्या हो गई, ये रोजाना का मामला है। दरभंगा में एम्स नहीं बना क्योंकि यहाँ जमीन नहीं मिला। एयरपोर्ट यहाँ आज 20-15 साल से नहीं बन रहा है क्योंकि सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम नहीं किया। मनरेगा में यहाँ सिर्फ 40% ही पैसा खर्च हो रहा है क्योंकि राज्य सरकार पैसा लेकर ही नहीं आना चाहती है। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन 60% है, मतलब 40% घरों को बनाने के लिए हम लोग पैसा ही नहीं ला रहे हैं। मूल बात यह है कि सरकार की प्राथमिकताओं में आज के नीतीश कुमार में, पहले के नहीं लेकिन आज के नीतीश कुमार की प्राथमिकता में इन बातों के लिए कोई जगह नहीं है। नीतीश कुमार की एकमात्र प्राथमिकता ये रह गई है कि मैं किसी तरह कुर्सी पर बना रहूं, चाहे वो भाजपा के साथ रहूं, जदयू के साथ रहूं, आरजेडी के साथ रहूं, मैं कुर्सी पर बना रहूं। सरकार अपने गति से, अपने तरीके से चल रही है, जनता का जो होना है हो, नीतीश कुमार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये केंद्रीय विद्यालय के लोगों को जमीन अलॉट मिलना तो बहुत छोटी बात है। बिहार में बहुत बड़े बड़े मुद्दे ऐसे हैं जो मुंह बाकर खड़े हैं, उस पर भी यहाँ की सरकार की गंभीरता, उनकी संवेदनशीलता करीब करीब शून्य है। मानवीय संवेदना के आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, जीवन रक्षक प्रणाली की दवा जितनी है, स्टैंडर्ड कंपनी, लाइका, एलेम्बिक, यूनिचेन, साराभाई, फाइजर, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, लिप्सा, अल्बर्ट डेविड, उसका सभी का फ्रेजर रोड पटना में डुप्लीकेट बनता है, वो भोली भाली जनता को
ये सवाल तो आपको तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये सवाल आपको नीतीश कुमार से पूछना चाहिए जो मुख्यमंत्री हैं। अगर पटना में जाली दवा बिक रही है तो इसके लिए जनता तो दोषी है नहीं, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं। नहीं है, लेकिन आप जो अलग जगाने का काम करते हैं भाई आप अलग मुद्दा लेके चल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि बिहार की समस्या के हम मूल मुद्दा लेकर चल रहे हैं। आपके लिए जाली दवा मुद्दा है, किसी के लिए एक मिनट, किसी के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा है, किसी के लिए पानी मुद्दा है, किसी के लिए सड़क मुद्दा है, किसी के लिए शिक्षा मुद्दा है, किसी के लिए रोजगार मुद्दा है। लेकिन इन सारे मुद्दाओं के जड़ में एक मुद्दा है कि यहाँ के लोग, आप और हम, इन समस्याओं के बाद भी उन्हीं नेताओं को, उन्हीं दल को जाकर वोट देते हैं जो आपकी जाति के हैं, आपके धर्म के हैं, या उन मुद्दों की वजह से आपने भारत पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर वोट दे दिया, कभी अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर वोट दिया। तो जो अलग जगाने की बात है वो अलग किसी दवा के परेशानी से या सड़क के परेशानी के लिए नहीं जगा रहे। अलग जगाने का ये प्रयास है कि अगर जब तक आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के प्रति सजग नहीं होइएगा तब तक बिहार में सुधार नहीं होगा, आपके जीवन में सुधार नहीं होगा। शिक्षा में बेहतरी के लिए किसी भी सरकार को क्या करती है? सबसे पहले शिक्षा में बिहार में जो स्थिति क्यों बिगड़ी है इसको समझिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं खराब है कि यहाँ पर शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है जैसा कुछ लोग बताते हैं। शिक्षकों की गुणवत्ता या उनकी अनुशासनहीनता वो एक छोटा पहलू है। बिहार में शिक्षा की स्थिति इसलिए खराब है कि यहाँ की सरकार और समाज दोनों की प्राथमिकताओं में शिक्षा है ही नहीं। मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो समाज में लोग रह रहे हैं, जिनके बच्चे इन स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको मालूम है, ऐसा तो है नहीं कि छुपा हुआ है। आप हर पेरेंट्स जानता है, गार्जियन जानता है कि हमारा बच्चा गया स्कूल में, पढ़ाई नहीं हो रही है, वहाँ से वो खिचड़ी खाया, घर आया। लेकिन न समाज को उसकी चिंता है, न सरकार की उसकी चिंता है। सरकार तो चाहती ही है कि भाई हर आदमी अनपढ़ रहे, मजदूर रहे, ताकि आप 400 रुपये पेंशन पर, 5 किलो अनाज पर वोट आपको देता रहे। अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे तो इस राज्य में अनपढ़ लोगों को राज करने का अवसर कैसे मिलेगा? बिहार सरकार 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की है। ये आंकड़ा सरकार का दावा है। 1,20,000 शिक्षकों को राज्यकर्मी के तौर पर लाया गया है। उसमें कितने लोगों को नई नौकरी मिली है किसी ने नहीं बताया। मतलब यहाँ पर लोगों की बुद्धि बिल्कुल एक तरीके से हम लोगों ने अपनी सोच को कहीं किनारे रख दिया है। 1,25,000 लोगों में बहुत बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो पहले से यहाँ शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे, अब वो राज्यकर्मी के तौर पर काम करेंगे। तो नई नौकरी नहीं है, नई नियुक्ति नहीं है। दूसरा, इस 1,25,000 में एक बड़ी संख्या उन युवाओं की है जो बिहार से नहीं है। तो बिहार के युवाओं को कितने नए लोगों को नौकरी मिली, ये आंकड़ा अभी तक न सरकार ने जारी किया है, न आप लोग पूछ रहे हैं। 1,25,000 लोगों को जो नियुक्ति पत्र दी गई है उसमें 3 कैटेगरी के लोग हैं। जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो उन नियोजित शिक्षकों की है जिनका सर्विस कंडीशन बदलकर अब उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की है बिहार के जिनको नौकरी मिली है, और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो बिहार के बाहर हैं, जो इस 1,25,000 के हिस्सा है। ये सरकार का विज्ञापन देखकर आप कुछ भी बोल दीजिएगा तो थोड़ी हो जाएगा। विज्ञापन तो लिया आधार नहीं निकलती है, कोई ना कोई आधार होता है। उनको लिया 40% विज्ञापन तो निकलता है, उसमें तो कोई आधार होती है ना। अरे आधार है तो आपके सामने तो बता दिया आपको कि जो शिक्षक पहले था, नियोजित शिक्षक के तौर पे काम कर रहा था, वो अभी नियुक्ति पत्र पाकर राज्यकर्मी हो गया। तो नई नौकरी है कि सर्विस कंडीशन का परिवर्तन है? आप बता दीजिए हमको। आप पहले भी शिक्षक थे, आज भी शिक्षक हैं, पहले भी सरकारी वेतन पाते थे, आज भी सरकारी वेतन पाइएगा। पहले नियोजित शिक्षक के तौर पर पाते थे, अब राज्यकर्मी के तौर पर। 40% पास किया पुराना। मैं आपको बता ही रहा हूँ, सबसे बड़ी संख्या, फिर से रिपीट कर देता हूँ, 30% है दूसरे स्टेट। 1,25,000 में सबसे बड़ी संख्या उन शिक्षकों की है जो पहले से यहाँ सरकारी
शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे। ये नई नियुक्ति नहीं है, नया नौकरी नहीं है। दूसरा, राज्य के बाहर के बहुत बड़ी संख्या में लोग इस नियुक्ति में आए हैं। और तीसरा, सबसे छोटी कैटेगरी है जो बिहार के नए बच्चे कम्पीट करके शिक्षक बनने जा रहे हैं। बाबूगढ़ी में आज का कार्यक्रम स्थगित हो जाता है, इसके पीछे वजह? नहीं, कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ है। हम लोग जब पैदल चलते हैं तो जितना पैदल चलते हैं उसके साथ मैंने जो 3 उद्देश्य आपको बताए, कई बार इसलिए रुकना पड़ता है कि इस इलाके के परेशानी को समझना, उसको कोलेट करना, लोगों से मिलना, वो योजना बनाना। जब आप चल रहे होते हैं तो कई दिन वो काम नहीं कर सकते हैं, तो दिन भर यहाँ रुकेंगे तभी तो वो बात नीचे समझ में आएगी कि भाई पीछे के जो पंचायत जहाँ से मैं चल कर आ गया, जहाँ गया और जहाँ नहीं जा पाया, अगल बगल के पंचायत, उन पंचायत की जो योजना की मैंने बात कही वो तो कहीं बैठ के बनाना पड़ेगा, इसलिए रुकते हैं बीच में। एक दिन नहीं रुके हैं। अगर मधुबनी में मान लीजिए कि मैं 40 दिन रहूंगा तो ये संभव है कि 25 दिन या 30 दिन चलूंगा, 10 दिन 12 दिन मैं कैंप में ही रहूंगा, लेकिन रुकूंगा भी यहीं पर। ऐसा नहीं कि यहाँ से होटल में चला गया या पटना चला गया, यहीं पर रुकूंगा। और रुकते इसलिए हैं कि जो काम आप रोड पे चल रहे हैं, जो आप समझ बना रहे हैं, जो लोगों से मिल रहे हैं, उसको समेटने का, उसको योजनाबद्ध तरीके से एक स्वरूप देने का जो काम है, वो काम करने के लिए रुकना पड़ता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 33% का मिशन लिया गया, जिसमें बिहार और यूपी आया। उसमें अभी तो सफलता सरकार नहीं पाई है। क्या आपको पता है? समझ नहीं पाया हमारा किस मुद्दे में है। हमसे ज्यादा शिक्षा के पर बात करने वाला कोई नेता आपको यहाँ पर अभी 10 साल में 33% मिशन रखा। अरे सर्व शिक्षा अभियान आया और गया, बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सर्व शिक्षा अभियान के बाद दूसरे राज्यों में शिक्षा की स्थिति सुधरी। बिहार में पिछले 10-15 वर्षों में शिक्षा जो था वो भी ध्वस्त हो गया। शिक्षा जैसा हाल स्वास्थ्य का हो गया है, इसमें आपकी क्या राय है? शिक्षा जैसा स्थिति स्वास्थ्य का हो गया ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ। स्वास्थ्य सेवाओं की तो यहाँ कोई मतलब उसका कोई प्रेजेंस ही नहीं है। जीवन रक्षक दवा एंटीबायोटिक जो धीरू भाई अंबानी का है, उसका नकल निकाला जाता है पटना के। अरे भाई, तो नकल निकाला जाता तो हम क्या करें उसके लिए? नहीं, अरे मुद्दा, हमारे मुद्दे में हम अपना ही मुद्दा लेकर चलेंगे ना। उसमें तो रहना चाहिए ना। आप, ये आपकी सोच है कि वही सबसे बड़ा मुद्दा है। हमको लग रहा है कि उससे दूसरा बड़े मुद्दे हमारे पास हैं, हम उस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम आपकी मुद्दे को इनकार तो कर नहीं रहे। स्वास्थ्य विभाग में जैसे एजेंसी जो भवन बनाने वाली रहती है, वो सरकार की एजेंसी है, वह काम गुणवत्ताहीन कर रहा है। अरे भाई, आप लोग क्या बात करते हैं? यहाँ की जो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है, किसी गांव में, किसी पंचायत में, किसी ब्लॉक में ना कोई अस्पताल है, ना कोई वहाँ डॉक्टर है, ना दवा है। आप गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। आप मधुबनी में, मैं 1 तारीख करीब आज 10 दिन से घूम रहा हूँ, मुझे तो कोई ऐसा सब सेंटर, PHC, रेफरल हॉस्पिटल दिखा ही नहीं जहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हों, 10-20-50 रोगी हों, दवा बट रहा है, काम हो रहा है। यहाँ जो लोगों के स्वास्थ्य का विषय है वो तो पूरी तरीके से ग्रामीण चिकित्सकों पर या प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर छोड़ा हुआ है। जो स्वास्थ्य मंत्री होता है उसको तो इतना ही उसकी रुचि होती है कि पता करो कि किस डॉक्टर की प्रैक्टिस चल रही है, ताकि हर 6 महीने पर उसका ट्रांसफर किया जाए, उसके एवज में उससे पैसा लिया जाए। यहाँ पर अस्पताल में कौन देखो आयुर्वेदिक रह गया, आयुर्वेदिक डॉक्टर से अंग्रेजी दवाई लिखवाया जाता है। अब ये मुझे जानकारी नहीं है। भारत सरकार के नियमानुसार आयुष के कुछ डॉक्टरों को, जिसको आप आयुर्वेदिक डॉक्टर कह रहे हैं, मैं जानता नहीं हूँ कि कौन डॉक्टर है, लेकिन ये गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने नियमावली ऐसी बनाई है जहाँ पर अगर आप रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता प्राप्त आयुष डॉक्टर हैं तो आप एलोपैथिक दवा लिख सकते हैं। ऐसा सरकार का नियम है। आप सकारात्मक सोच लेके चले हैं तो उस सोच में तो बहुत चीज रहनी चाहिए। चिकित्सा रहनी चाहिए, शिक्षा रहनी चाहिए, चिकित्सा शिक्षा रहनी चाहिए। बहुत सारे ऐसा विफलता है सरकार का जो आपको डिलीट करना चाहिए, जिससे जनता हमको जो करना चाहिए, हमारी जो भगवान ने समझ दी है, हम वो कर रहे हैं। लोग जो सुझाव देते हैं उसको भी हम उसमें शामिल करते हैं। आप जो सुझाव दे रहे हैं उसको भी हम सुन रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो लोग अपना सुझाव दें, हम अपना मुद्दा छोड़कर उसी मुद्दे को लेकर चल दें। किसी पंचायत में आप जाएंगे, वहाँ पर नदियों के कटाव का मामला है, कहीं पर जल जमाव का मामला है, कहीं नहर सूखा हुआ है, कहीं विद्यालय नहीं चल रहा है। तो जिस
गांव में आप जाएंगे जहां कटान पर गांव कटने वाला है, बहने वाला है, उसके लिए दूसरा कोई मुद्दा नहीं, उसके लिए वही मुद्दा है कि भैया किसी तरह कटाव से हम लोग का जान बचाइए। जहाँ सड़क नहीं उसके लिए सड़क मुद्दा है, जिसके पास स्कूल नहीं उसके लिए स्कूल मुद्दा है, जिसके बच्चों के पास रोजगार नहीं है उसके लिए रोजगार मुद्दा है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।